I now request our chief guest of the function, Mayor Shri Dayashankar Ji Tiwari Ji, to address the audience with his wonderful oratorship. माँ सरस्वती के चरणों में मैं शत नमन करता हूँ। भारत माता का मैं वंदन और अभिवादन करता हूँ। होम्योपैथ का जिन्होंने जन्म किया, ऐसे होम्योपैथ के जन्मदाता की प्रतिमा का भी मैं अभिवादन करता हूँ। भारतीय परंपरा के अनुरूप भले ही औपचारिक दृष्टि से सही, लेकिन दीप प्रज्वलित करके हमने आज के इस समारोह का औपचारिक उद्घाटन किया। इस औपचारिक उद्घाटन से पहले आपका चर्चा सत्र प्रारंभ हो गया था और वैचारिक मंथन के माध्यम से वर्तमान युग में होम्योपैथ की उपादेयता के ऊपर आप सभी लोगों ने अपने अपने अनुभव के साथ जो ज्ञानार्जन किया, उस ज्ञान को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करी और उसी दृष्टि से इसका आयोजन किया गया है। मैं बहुत बार कहता हूं कि हमारी सनातन परंपरा में जितने भी ग्रंथ हैं, सब ग्रंथों को जहां ग्रंथ समाप्त होता है उसके पीछे 2 पेज कोरे लगे होते हैं। ग्रंथ की समाप्ति के बाद 2 पन्ने कोरे क्यों लगे होते हैं? एक यक्ष प्रश्न सबके मन में आता है कि जब ग्रंथ समाप्त हो गया तो आखिरी में 2 पन्ने कोरे क्यों हैं? मैंने अपने अंतर्मन में टटोल करके कोशिश किया तो मुझे ऐसा लगा कि पुस्तक पढ़ने के बाद आपको जो अनुभूति होती है या उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपकी आत्मविवेचना और आपका उसके बारे में जो अनुसंधान है, जो आप अनुभूत कर रहे हैं, उसको आप अंतिम पृष्ठों में लिख सके। इस प्रकार से सभी ग्रंथों में आखिरी के 2 पन्ने कोरे होते हैं। जीवन में हर व्यक्ति एक सिलेबस को पढ़ता है और उस सिलेबस को पढ़ करके अपने आप को तैयार करता है, लेकिन जो पढ़ाया जाने वाला सिलेबस है वो सिलेबस ही अंतिम शिक्षा नहीं है। उस सिलेबस में हमें जो पढ़ाया गया है उसमें हम अपनी आत्मबुद्धि का विवेचन करके किस प्रकार से नित्य नूतन करने की कोशिश कर सकते हैं, वह सचमुच में शिक्षा है। और चिकित्सक, यह शब्द आपके साथ जब जुड़ता है तो चिकित्सक वही होता है जिसकी प्रवृत्ति चिकित्सा की हो। वो औषधि देते समय भी चिकित्सा करे और ज्ञानार्जन करते समय जो ज्ञान उसे प्राप्त हुआ है उसकी भी चिकित्सा अलग अलग दृष्टि से किस प्रकार से हम कर सकते हैं, उस दृष्टि से प्रयास करें। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि होम्योपैथ आने वाले विश्व की सबसे ज्यादा विश्वसनीय पैथी रहेगी, यह कहने में किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं। कारण जिस प्रकार से एलोपैथ तीव्रता के साथ में पूरे विश्व में बढ़ी और तीव्रता के साथ में पूरे विश्व में बढ़ने के बाद में धीरे धीरे उसके साइड इफेक्ट्स दिखाई देने लगे। और आप कल्पना कीजिए कि किसी जमाने में मलेरिया को लेकर के हम लोग क्विनाइन को लेते थे। अब वो क्विनाइन से कामाक्विन, नवाक्विन और मेटाकेल्फिन तक हम चले आए, लेकिन आज भी उससे पूर्ण निराकरण होगा क्या, इसके सामने यक्ष प्रश्न खड़ा है। लेकिन होम्योपैथ के जनक ने अगर एक दवाई बनाई है तो उस दवाई को जिस दिन उसकी निर्मित हुई तब से आज तक अगर हम समुचित प्रमाण में उपयोग करें तो दवाई को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और उससे उस बीमारी का निराकरण हो जाता है। यही हाल हम लोग एंटीबायोटिक को लेकर के देखते हैं। आप देखेंगे एंटीबायोटिक को लेकर के तो पेनिसिलिन से शुरू हुआ था और आज किस स्तर पर जाकर के पहुंच गया है, इसकी संकल्पना भी हम लोग नहीं करते हैं। आप देखेंगे नागपुर शहर धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया का एक मेडिकल हब के रूप में विकसित होता चला जा रहा है। नागपुर में मध्य प्रदेश से एक ट्रेन आती है, जो ट्रेन जबलपुर से चल के नागपुर तक आती है। मैं ये नहीं कहता कि जबलपुर में चिकित्सा की सुविधाएं नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के बहुत बड़े प्रमाण में डॉक्टर अपने पेशेंट को नागपुर के डॉक्टरों के पास भेजते हैं। जब आप जबलपुर से आने वाली ट्रेन को नागपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि कम से कम 40-50 एम्बुलेंस वाले
और 40-50 हॉस्पिटल के रिप्रेजेंटेटिव उन नागरिकों से मिलने के लिए खड़े रहते हैं कि आप मेरे हॉस्पिटल में चलिए। उसको हम ट्रेन नहीं एम्बुलेंस कह सकते हैं। ये स्थिति उस ट्रेन की है। और वहां से आने वाले पेशेंट को अगर हम देखेंगे तो 80% से ज्यादा पेशेंट किस चीज का है? जो मेडिसिन के हायर डोज के कारण अपनी दोनों की दोनों किडनियां खराब कर चुका है। 80% पेशेंट उसका है। डायलिसिस के लिए उसे नागपुर आना है, अपनी किडनियों के चिकित्सा करने के लिए नागपुर आना है। और ये किडनी किसने खराब करी? ये किडनी खराब करने का काम एलोपैथ की वो दवाइयां हैं जिन दवाइयों के हाइपर डोज के कारण मनुष्य अपने स्वस्थ होने के लिए औषधि लेता है और वो औषधि उसके मृत्यु के कगार तक उसको पहुंचा देती है। ये स्थिति आज एलोपैथ में हमें खुले रूप में दिखाई दे रही है। होम्योपैथ में किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जो जन चर्चा के माध्यम से आवाज उठती है, वो आवाज जो हम तक पहुंचती है, उसमें यही सुना है कि होम्योपैथ में किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता। और प्रमाणिक जो दवाइयां हैं, वो दवाइयां 100% लक्षण के आधार पर आपको कारगर साबित होती है। आप किसी एलोपैथ डॉक्टर के पास जाइए। मैं किसी पैथी की बुराई करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन किसी एलोपैथ डॉक्टर के पास आप जाइए, उस डॉक्टर के कैबिन में आप जाकर के बैठिए। वो डॉक्टर आपको हाथ लगाएगा क्या, इसकी भी गारंटी नहीं है। वो आपसे लक्षण पूछेगा, लक्षण पूछने के बाद में एक चिट्ठी लिखेगा और उस चिट्ठी में 10-15 प्रकार के टेस्ट लिख देगा और टेस्ट लिख करके बोलेगा कि आप चले जाइए, टेस्ट की रिपोर्ट लेकर के मेरे पास चले आइए करके। होम्योपैथ के डॉक्टर जाने के पास ऐसा क्यों नहीं होता? क्या कारण है कि होम्योपैथ का डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको रात अच्छी लगती है या दिन अच्छा लगता है? क्या कारण है कि होम्योपैथ का डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको ठंडा अच्छा लगता है या गर्म अच्छा लगता है? क्या कारण है कि होम्योपैथ का डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको खट्टा अच्छा लगता है या मीठा अच्छा लगता है करके? आपके जीवन के प्रत्येक क्षण के बारे में वो डॉक्टर आपसे चर्चा करता है। अगर डॉक्टर के पास उतना समय नहीं है तो डॉक्टर व्यवस्था करके रखता है, उसका असिस्टेंट उतनी चर्चा करता है। और चर्चा करने के बाद उस केस स्टडी को तैयार करने के बाद 1-1, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा पेशेंट को देता है होम्योपैथ का डॉक्टर। और वहां डॉक्टर केवल 2 घंटे बैठते हैं और चिट्ठी लिख करके चले जाते हैं। अब एक पेशेंट को अगर किसी डॉक्टर ने हिस्ट्री पूछने के लिए 1.5 घंटा दिया है, तो आप यकीन मानिए कि उस पेशेंट की पूरी केस हिस्ट्री अगर आपके पास है तो समुचित रूप से आप अपने अध्ययन के माध्यम से किसी निष्कर्ष और निस्पंदन पर पहुंच करके उस व्यक्ति का इलाज पूर्णता के साथ में कर सकते हैं। इस प्रकार में अगर कोई पैथी जिंदा है तो केवल और केवल होम्योपैथ जिंदा है, जो पेशेंट को इतना समय आज भी देते हैं करके। अब इसका अर्थ कोई यह ना निकाले कि होम्योपैथ में पेशेंट कम है इसलिए ऐसा होता है करके। आज होम्योपैथ के दवाखाने नागपुर शहर में, हम तो हमारे भीष्म पितामह डॉक्टर विलास डांगरे जी के साथ बैठे हुए हैं। रात सुबह 4 बजे से डॉक्टर साहब के यहां लाइन लग जाती है। आप कल्पना कीजिए कि नेत्र ज्योति जाने के बावजूद भी विल पावर उनका है। आज भी हॉस्पिटल जाते हैं, आज भी पेशेंट आते हैं। पेशेंट का विश्वास आज भी डॉक्टर डांगरे और डॉक्टर डांगरे की दी हुई औषधि और पैथी पर है। ये होम्योपैथी के प्रति अदम्य विश्वास है। और एक चिकित्सक ने अपनी चिकित्सा प्रवृत्ति से जो कुछ अर्जित किया है और उसका उपयोग अपने पेशेंट के लिए चिकित्सा पद्धति में करता है, उसको जनता का समर्थन और प्रणाम और नमन और निवेदन है। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं। जिस प्रकार से इस शहर में डॉक्टर डांगरे जी है, एकमात्र डॉक्टर डांगरे जी है ऐसा नहीं है। होम्योपैथ में डॉक्टर डांगरे जी के साथ में जो लोग प्रैक्टिस करते थे या डॉक्टर डांगरे जी के समकाल में जो लोग प्रैक्टिस करते थे, हर व्यक्ति ने अपना अपना स्थान नागपुर में अलग अलग दृष्टि से स्थापित किया है। और आप देखेंगे तो हर बीमारी के अनुरूप भी डॉक्टरों ने अपने आप को अलग अलग तरीके से परिष्कृत किया है। मैं मेरे घर का अगर व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहूं तो मेरी माता की उम्र 101 वर्ष की है। मेरी माता को सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो गया था। सर्वाइकल का प्रॉब्लम होने के कारण मानस चिकित्सक से उसका इलाज शुरू था। वो इलाज शुरू था। इलाज शुरू होने के बाद
वो तो ठीक हो गई, लेकिन एक दूसरी बीमारी ने उसको जकड़ लिया। वो बैठे रहती थी और बैठे बैठे उसके दांत अपने आप किटकिटाने लगते थे, बजने लगते थे, बार बार बजने लगते थे। वो चिकित्सक जो चिकित्सा कर रहा था वो भी सीनियर था, लेकिन उस चिकित्सा करने के बाद उसने औषधि दिया, कुछ दिन आराम पड़ जाता था, फिर शुरू हो जाता था। आखिर में होम्योपैथ की शरण में गया। होम्योपैथ की शरण में जाने के बाद केवल 2 दिन में माताजी के मुंह से बजने वाले दांत अपने आप बंद हो गए। डॉक्टर ने यह बताया कि यह सारा का सारा केवल इसलिए हुआ है कि उनके शरीर में एलोपैथ की दवाई देने के कारण फास्फोरस का प्रमाण बढ़ गया था, उसके कारण यह सब कुछ हो रहा है। इसलिए होम्योपैथ की दवा के माध्यम से मैंने उसको केवल कंट्रोल करने का काम किया है, मैंने दूसरा कुछ भी नहीं किया है। एलोपैथ बंद कर दीजिए, उसके दांत कटकटाना बंद हो जाएंगे। 2 दिन में मुझे रिजल्ट मिला, 2 दिन में। ऐसा केवल एक चीज नहीं, अनेक बातों में आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन होम्योपैथ के डॉक्टर्स के पास में जाने वाले पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, और उसका कारण यह है कि जैसा अभी यहां पहले सत्र में बताया गया, डॉक्टर साहब ने भी बताया, डॉक्टर आदिल का नाम लिया, इंटेंसिव केयर में होम्योपैथ की क्या व्यवस्था हो सकती है, क्या सुविधा हो सकती है, क्या चिकित्सा हो सकती है। इस चिकित्सक प्रवृत्ति से डॉक्टर आदिल ने अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। आयोजन समिति में डॉक्टर साहब ने एक नाम लिया, डॉक्टर वेरागड़े। डॉक्टर वेरागड़े से मेरी अभी 15 दिन पहले ही मुलाकात हुई। मुझे जान करके खुशी हुई कि पूरे देश में होम्योपैथ को जेनेटिक की दृष्टि से प्रैक्टिस करने वाले अकेले चिकित्सक के रूप में नागपुर का वो नौजवान काम कर रहा है करके। ये सारी चीज है। आप अपने आप को सामान्य से अलग स्थापित करने के लिए एक सेक्टर चुनिए, उस सेक्टर में आप रिसर्च कीजिए। जहां तक मेरा अनुभव है, न्यूरो में होम्योपैथ से अच्छा इलाज कहीं भी उपलब्ध नहीं होता, ये देखने के लिए प्रमाण के साथ में मिल दिखाई दे रहा है करके। और ये सारी चीजें अगर केवल और केवल होम्योपैथ में है तो आवश्यकता उसको प्रचार करने की है, प्रसार करने की है। डॉक्टर खन्ना जी यहां आए। डॉक्टर खन्ना ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि 1 दिन लोग आपको नहीं सुनेंगे, 2 दिन लोग आपको नहीं सुनेंगे, 3 दिन लोग आपको नहीं सुनेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन लोग केवल आपको सुनेंगे। कोई आपको नहीं सुन रहा है, इसलिए आपने अगर बोलना बंद कर दिया तो आपने बोलना बंद कर दिया तो इससे केवल आप अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप उस समाज का नुकसान कर रहे हैं जिस समाज की सेवा करने के लिए आपको प्रकृति ने होम्योपैथ का डॉक्टर बनाया है करके। इसलिए आप बोलते रहिए, और आप बोलते रहिए। आपकी जो आवाज है, आपकी जो चिकित्सा पद्धति है और आपका प्रतिपादन जो है, वो सप्रमाण लोगों के समक्ष पहुंचने के बाद यकीन मानिए कि जिसके पास कोई दवाई नहीं होती, वो डमरू बजा करके सांप और नेवले को लेकर के बैठता है, वो भी व्यवसाय करके जमाने से निकल जाता है। आपके पास तो बुद्धि है, आपके पास पैथी है, आपके पास औषधि है, आपके पास अपना संवाद लोगों तक पहुंचाने का सामर्थ्य है, और आपके पास वो पेशेंट्स है कि मैं जिस पेशेंट से अपने पेशेंट को ठीक कर सकता हूं। ये सारी चीज अगर आपके पास है तो आपकी पैथी कभी पीछे नहीं जा सकती। नागपुर शहर में आपने ये द्विदिवसीय जो चर्चा सत्र रखा है, एक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का यहां पर आपने आयोजन किया है, इंडियन होम्योपैथ रिसर्च समिट का। इस रिसर्च समिट में, इस मंथन में आप यहां से बहुत कुछ अमृत तुल्य लेकर के जाएंगे, और नई पीढ़ी जो यहां बैठी होगी उसे बहुत कुछ ज्ञानार्जन इन बुजुर्गों की तपस्या से अर्जित ऊर्जा के माध्यम से होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जिन्होंने इस संपूर्ण आयोजन को ऊर्जा दी, ऐसे डॉक्टर दुबे जी, उनका भी मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। नागपुर शहर में आए सारे प्रतिनिधियों का मैं नागपुर शहर के महापौर की हैसियत से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप यहां से एक अच्छा ज्ञान अर्जित करके जाएं, और जो ज्ञानार्जित करके यहां लोग बैठे हैं वे अपने ज्ञान को लोगों तक प्रसारित करने की दृष्टि से इस मंच का सकारात्मक उपयोग करेंगे। यही विश्वास के साथ मैं इस पैथी से कहीं जुड़ा ना होने के कारण एक पेशेंट को डॉक्टरों के बीच में भाषण देने के लिए खड़े कर दिया, और उस पेशेंट की आवाज को आपने इतनी देर तक सहन किया, इसलिए आपका आभार मानते हुए अपने वाणी को विश्रांति देता हूं। बहुत बहुत The most eloquent orator
mesmerizing all of us by his speech with relevant examples, and whose presence itself is very encouraging. That is none other but Daya Bhaiya, Daya Shankar Tiwari ji. He will always be the guardian of we Nagpurians.